Hello, learners. In our last session, we have discussed the three main elements of NEP, that is New Economic Policy: liberalization, privatization, and globalization. Now, we will discuss an appraisal of LPG policies. तो अभी तक हमने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तीनों एलिमेंट्स को पढ़ा, तो अब हम देखेंगे कि इस जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट की गई है प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहे, यानी कि उनके मेरिट और डीमेरिट क्या थे इस पॉलिसीज के। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। भाई किसी भी चीज़ की अच्छाई को पहले हम देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसी सीरीज में द फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी वाज इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला जो इसका मेरिट रहा एलपीजी पॉलिसी का, वो था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ा तेजी से बढ़ गया। अब इसके पीछे क्या रीजन थे? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो पॉलिसीज थी वो काफी लिबरलाइज कर दी थी। जैसे हमने बोला कि काफी ट्रेड बैरियर्स, रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे और प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था। प्राइवेट इंडिविजुअल्स वर फ्री टू सेट अप द बिजनेस। तो इसका नतीजा ये हुआ कि हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो बहुत तेजी से बढ़ा। तो जो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि लाइक दिस हैज बीन द मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ टू द गवर्नमेंट इन द व्यूज ऑफ द फैक्ट दैट डोमेस्टिक इकोनॉमी वाज नॉट जनरेटिंग इनफ ऑफ सरप्लस फॉर री इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला रीजन तो था कि हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी थी वो इतना सरप्लस जनरेट नहीं कर रही थी कि हम उसको री इन्वेस्ट कर सकें। और दूसरा, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी वॉज गेटिंग ऑब्सोलेट। जो हमारी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी थी वो ऑब्सोलेट होती जाती थी, मतलब पुरानी होती जा रही थी। तो ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी समझा गया। और हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था, चाहे वो एफडीआई के फॉर्म में हो या एफआईआई के फॉर्म में हो, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो, दोनों ही फॉर्म में वो इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा। नाउ सेकेंड इज द इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काफ़ी मतलब बढ़ोतरी हुई। दैट इज डिप्लेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाज वन ऑफ द कंपेलिंग रीजन फॉर द गवर्नमेंट टू शिफ्ट टू द एलपीजी पॉलिसीज। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये एक रीज़न था, ये एक फैक्टर था जिसने गवर्नमेंट को मतलब इनिशिएट करने के लिए, एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए मजबूर किया। तो एलपीजी पॉलिसी के बाद क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारी कंट्री का एक कंफर्टेबल लेवल तक पहुंच गया। Now, good amount of forex reserve enhances the economic confidence of the global investors in the Indian market. थर्ड इज अ चेक ऑफ इन्फ्लेशन। चेक ऑफ इन्फ्लेशन का क्या मतलब हुआ कि इन्फ्लेशन को रोकने में भी ये बहुत ही हेल्पफुल प्रूव हुआ। दैट इज owing to the greater flow of the goods and services in the economy, rate of inflation has been lowered. पहले क्या था कि हमारे यहाँ सप्लाई की कमी होने लगी थी, हमारे जो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं था इकोनॉमी में। लेकिन अब जो है, यानी 90s तक एक इन्फ्लेशन भी एक रीज़न था जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की। तो 1991 में, चूँकि हमने पहले ही बताया कि ये लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ की वजह से फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब उनका मूवमेंट बहुत बढ़ गया। तो इस जिसका नतीजा ये हुआ कि ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया। नाउ इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जब फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बढ़ेगी, उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है हमारा जो नेशनल इनकम कंट्री का है, यानी हमारा जो एनएनपीएफसी है, तो वो बढ़ने लगेगा। इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम हैज आल्सो इंक्रीज्ड। नाउ नेक्स्ट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि भाई जो पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन थी, पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन थी, पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन थी, इसने एक्सपोर्ट्स को बड़े तेजी से बढ़ाया। क्यों? क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट जो है अब वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेट हो रहा था, तो जिसके चलते हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा और वो प्रोडक्शन जो है बाहर की कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट होने लगा। नाउ लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कंज्यूमर सॉवरेंटी।
कंज्यूमर सॉवरेंटी का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे इन पॉलिसीज की वजह से कंज्यूमर जो है वो सॉवरन हो गया, कंज्यूमर जो है एक तरीके से संप्रभु हो गया। तो कंज्यूमर सॉवरेंटी हैज एक्सपेंडेड ओवर टाइम। दिस इज द एविडेंट from the fact that a large variety of goods and services from the diverse global markets are now within the easy reach of the buyers। अब इसका कंज्यूमर सॉवरेंटी ये इसलिए हो गई क्योंकि अब हमारे डोमेस्टिक मार्केट में consumer has a very wide variety of the goods and services which he or she can avail with the least price। अब वो कम से कम दाम में अच्छी से अच्छी चीज़ों को ले सकता है क्योंकि उसको अब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स से नहीं खरीदने बल्कि वर्ल्ड मार्केट में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो कंज्यूमर उसको ले सकता है। प्रोड्यूसर्स जो है दे आर वाइडली रिस्पॉन्डिंग टू द कंज्यूमर्स चॉइस एंड प्रेफरेंस। और जो प्रोड्यूसर्स है वो भी कंज्यूमर के जो भी उनके चॉइसेस है, उनका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसको अच्छी तरीके से उसको असिस्ट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट विल मूव फॉर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द एलपीजी पॉलिसी। नेगेटिव इम्पैक्ट में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट जो एलपीजी पॉलिसी का था कि नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें एग्रीकल्चर फील्ड जो है थोड़ा सा पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि इसमें सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो पाया। दूसरा जॉबलेस ग्रोथ। इस इकोनॉमी से मतलब इस पॉलिसी से जॉबलेस ग्रोथ क्रिएट हुआ, मतलब क्योंकि हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ज़्यादा होने लगे थे और हम अपग्रेडेड जो है मशीन्स पे डिपेंड होने लगे थे, तो एक तरीके से जॉबलेस ग्रोथ होने लगी क्योंकि एमएनसीज का आना, एफडीआई एफएफआई का इन्वेस्ट होना जो कि बहुत ही हाई स्किल्ड एक्सपर्टीज की मांग करती हैं, स्किल्ड लेबर की मांग करती हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी। इंक्रीज इनकम इक्वालिटीज बढ़ने लगी, मतलब कंज्यूमर, ऐसे कंज्यूमर जिनके पास बहुत पैसे तो वो तो वाइड वैरायटीज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? तो इससे इनकम इनइक्वालिटी भी बहुत तेजी से बढ़ी। फिर एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जब गवर्नमेंट ने फंड रेजिंग के लिए अपने जो शेयर्स हैं उनको बेचना शुरू किया प्राइवेट सेक्टर को, तो इसका भी एक एडवर्स इफेक्ट आया कि प्राइवेटाइजेशन होने से क्या हुआ कि एज वी नो दैट प्राइवेट सेक्टर क्या करता है कि अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है, वो सोशल वेलफेयर को नहीं देखता। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है जब इकोनॉमी में हावी होने लगा तो इसका एडवर्स इफेक्ट हुआ। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म ने उपभोक्तावाद को ज़्यादा बढ़ावा मिला। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के इर्द गिर्द जो है सारी चीज़ें घूमने लगी और वो ऐसी चीज़ें जो कि कंज्यूमर के मीन्स के बियॉन्ड हैं वो भी चीज़ें उनको मार्केट में देखने को मिलने लगी, जिससे कि क्या हुआ कि इंडियन सोसाइटी जो है वो वेस्टर्न कल्चर के स्पेंडिंग को थ्रू बोरोइंग कह सकते हैं एक तरीके से वो उसको पूरा कर रहे थे। नेक्स्ट इज कल्चरल इरोजन। कल्चरल इरोजन का मतलब हो गया कि globalization also has led to the cultural erosion in the Indian society. Like economic prosperity has taken a lead over all other parameters of life. Economic prosperity मतलब कि सब जो है कि पैसों के पीछे भागना, एक सिर्फ और सिर्फ मनी माइंडेड जो है एक तरीके से लोग होने लगे, तो कल्चरल उनका जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं वो खत्म हो रहा था धीरे धीरे। Everybody wants to be economically independent and well off regardless of his responsibility towards the family or the society। वो अपनी फैमिली और सोसाइटी के प्रति लोग नहीं सोच रहे थे और सब कोई जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनने की दौड़ में आगे आ रहा था। Now last one is encourages economic colonialism। encourages economic colonialism एक तरीके से ये हुआ कि इंडिया, हम कह सकते हैं कि इंडिया सफर्ड नियरली 200 ईयर ऑफ पॉलिटिकल colonialism ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अभी तक इंडिया जो है ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था लगभग 200 साल तक। अब क्या हुआ कि जैसे ही एमएनसीज बढ़ने लगी, चूंकि हमने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले, तो एमएनसीज बढ़ने के कारण जो इकोनॉमिक कंट्रोल है उनका इकोनॉमिक कंट्रोल बढ़ने लगा और हम एक तरीके से कहीं ना कहीं इस इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म के शिकार हो रहे थे। तो
एमएनसी का क्या काम क्या होता है? देखिए एमएनसी क्या करती है कि इंडियन मार्केट्स को एक्सप्लॉइट करती है, वो वहीं के रिसोर्सेज को यूज करती है और अपने बने हुए प्रोडक्ट जो है उनको वहीं बेच देती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं दे आर मार्जिनलाइज्ड ओइंग टू देयर पुअर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो उनको एमएनसीज को, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को कॉम्पिटिट नहीं कर पाते। तो ये भी एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, हम कह सकते हैं कि जो है इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म को ये जो है बढ़ावा देता है। थैंक यू।